हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे हम साइंस में पिछला क्लास में 9th का सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे थे। उसमें से क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसी के बारे में हम पढ़ा रहे थे। पिछला 3 क्लास लिए थे, छोटा छोटा क्लास है। इसमें हम जो है हर चीज़, एक भी चीज़ नहीं छोड़ते हुए पढ़ा रहे हैं आगे। तो आज जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट क्लास है। उसके बाद आगे जो है परमाणु एवं अणु चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब देखना है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए हम पिछला क्लास में भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में अच्छा से हम पढ़ चुके हैं। उसमें जो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो होता है जिसमें कि पुनः हम उसको जिस रूप से बदल के दूसरे रूप में किए थे उसको हम पुनः वही रूप में बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बर्फ़ को यानी जल को बर्फ़ बनाते हैं, फिर बर्फ़ को पिघला करके हम जल बना सकते हैं। इस तरह परिवर्तन जो होता है इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन उसके भौतिक परिवर्तन में उसके भौतिक गुण परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण जो होता है वही परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन से अगर आप एक बार परिवर्तन कर देते हैं तो दोबारा आप वो उसी मूल रूप में नहीं ला सकते। जैसे कि अगर आप दूध से दही बनाते हैं तो दही को फिर से आप दूध नहीं बना सकते। तो इस प्रकार जो परिवर्तन होता है इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और बाकी बात पूरा डिटेल में हम पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में देखना है कि आखिर भौतिक गुण जो पदार्थ का क्या क्या होता है। ये जैसे आपको ये दिखाई देता होगा कि हम पढ़ा चुके हैं, ये एक बार पढ़ा चुके हैं। उसमें जो है क्या किसी टेक्निकल का इशू के कारण जो है ना उसमें आवाज़ नहीं आया, जिसके कारण हम वीडियो कल अपलोड नहीं कर पाए थे। तो वही पढ़ाया वह हम दोबारा इसी को दोहरा रहे हैं। चलिए देखिए, तो इसमें जो है ना भौतिक गुण ऐसा गुण है, भौतिक गुण जिसके बारे में हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुण एक ऐसा गुण है जिसका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं। जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, ये सब क्या है भौतिक गुण। द्रव्यमान के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले। द्रव्यमान के क्या होता है, जिस तापमान पर कोई पदार्थ जो है पिघलना प्रारंभ कर दे, यानी उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। आपको बताना है कि बर्फ़ का द्रव्यमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिग्री में और केल्विन दोनों में आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हम पिछला क्लास में इसके बारे में बता दिए हैं। और क्वथनांक उसको बोलते हैं जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर दे, यानी वाष्प के रूप में बनना प्रारंभ कर दे, तो इसको क्या बोलते हैं, हम क्वथनांक बोलते हैं। यानी जल का जो है क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि जल अगर आप ताप देते जा रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के क्या होगा, उबलना प्रारंभ कर दे। उसे जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है उसे क्वथनांक बोलते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बर्फ का द्रव्यमान का आंसर देना है। अब देखिए जलना, यहाँ लिखे जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी पदार्थ को अगर आप जला देते हैं तो क्या दोबारा वो पदार्थ आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है इसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसी प्रकार अगर किसी भी पदार्थ को आप जलाते हैं तो वह कौन सी प्रक्रिया है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ लिखे हैं मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये आपके लिए यानी समझ लिए भी आए हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। इसमें ऑप्शन रहता है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों। तो मोमबत्ती का जलना जो है क्या है, एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन हम बता चुके हैं, ऐसा परिवर्तन जो दोबारा हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जब मोमबत्ती को जलाते हैं हम तो जलने के बाद जब आप अधिक मोमबत्ती जलाते थोड़ा सा बाद में पिघल कर यानी मोम रह जाता है। अगर आप वो पिघला हुआ भाग को फिर जमा करके आप मोमबत्ती बना सकते हैं, लेकिन जो जल गया उसको आप दोबारा मोमबत्ती नहीं बना सकते। इसीलिए इसमें जो जल के ख़त्म हो गया वो तो रासायनिक परिवर्तन होगा, और जो बच जाता है थोड़ा सा जल के उसको दोबारा आप मोमबत्ती बना सकते थे, वो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। और जल को जो खत्म हो गया वो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। इसीलिए मोमबत्ती का जलना जो है भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। अब देखिए इस जगह देखना है शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार। हम पहले
शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम सब जितना भी पदार्थ देखते हैं, जैसे कि यहाँ आप जो भी पदार्थ खाना पीना जो भी आप ध्यान दीजिए उसमें जो है ना वो शुद्ध नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें मिलावट होता है। इसके हिसाब से मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। वही देखते हैं आगे क्या कि शुद्ध पदार्थ को किस देख पदार्थों को उसके रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में तत्व और यौगिक, यह तत्व के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है थोड़ा सा, उसके बाद पूरा इसके तत्व और यौगिक के बारे में अगला चैप्टर में अच्छा से पढ़ना है उसके बारे में। अब देखिए तत्व शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल था। तत्व शब्द जो दिया था किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने। लेकिन तत्व शब्द की परिभाषा जो है एंटोनी लॉरेंस लेवैजिए ने। तत्व की जो परिभाषा हम पढ़ेंगे अभी, यह परिभाषा किसने दिया था? लेवैजिए ने। लेवैजिए को एंटोनी लॉरेंस लेवैजिए को केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? एंटोनी लेवैजिए को। अब देखिए तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, यानी तत्व ही वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक संगठन द्वारा किसी और पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ लिखे हैं तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आप मान लिया जाए आपके पास चांदी है, चांदी एक तत्व है। अगर आप चांदी को किसी प्रक्रिया द्वारा आप सोना नहीं बना सकते हैं, या चांदी को आप किसी प्रक्रिया द्वारा लोहा नहीं बना सकता है, तो वही बता रहा है कि रासायनिक संगठन द्वारा किसी अन्य पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें मिला करके मिश्रण उसका बना सकते हैं कि चांदी में अगर थोड़ा सा सोना मिला दिए तो वो मिश्रण हो सकता है, लेकिन आप चांदी को सोना नहीं और सोना को चांदी आप नहीं बना सकते हैं। वही यही परिभाषा यही दिया है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब देखिए तत्व को अध्ययन करने के लिए तीन भागों में विभाजित किया गया, जो कि आपको अगर आगे क्लास में जो 10th क्लास में केमिस्ट्री बताएंगे तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल पूरा बताएंगे। तो पीरियोडिक टेबल में हम आपको दिखा करके पीरियोडिक टेबल अच्छा से बताएंगे। इसमें जो है एक धातु है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, इन तीनों के बारे में जानना है। अब देखिए धातु का कुछ गुण है, गुण के आधार पर ही धातु का परिभाषा दिया जाता है। धातु में सबसे पहले चमक होते हैं। आप कोई भी धातु ले लीजिए, लोहा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, जो भी लेना है, कॉपर, उसमें देखिए एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो धातु में क्या होते हैं? चमक होती है। जबकि देखिए दोनों साथ में पढ़ते हैं, धातु और अधातु। देखिए धातु में जो होता है चमक होती है, जबकि और धातु में जो है वो विशेष प्रकार की जो चमक नहीं होता है। अपवाद है आयोडीन। आयोडीन में थोड़ा धातु तरह चमक होता है, लेकिन आयोडीन जो है एक उपधातु यानी अधातु है। अब देखिए यह ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी ताप और विद्युत का सुचालक। जैसे कि अगर आप एक लकड़ी अधातु है, लकड़ी को अगर एक छोर यानी एक साइड से जलाते हैं, दूसरे साइड गर्म नहीं होता है। यही अगर आप लोहा को देकर के एक साइड गर्म करते हैं, दूसरा साइड गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है उसमें जो है यानी तापमान एक साइड से दूसरे साइड आ रहा है, इसका मतलब वो ताप का सुचालक है। और विद्युत का सुचालक, आप देखते होंगे कि आपके घर में जो भी तार से विद्युत आता है या जाता है, वो या तो आपका कॉपर का होगा या एल्युमिनियम का होगा। कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो विद्युत चालक जो है कौन सा धातु है? सबसे अधिक विद्युत चालक चांदी है। सबसे अधिक विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। आगे क्लास में हम बताएंगे, अभी थोड़ा लिखा देंगे। अभी आप याद रखिए कि सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कौन सा धातु है? चांदी है। तो लेकिन चांदी महंगा होने के कारण हम किसका प्रयोग करते हैं? अधिकतर घर में जो है यूज करते हैं कॉपर का। कॉपर में एक साइड से अगर आप विद्युत डालते हैं तो दूसरे साइड कितना भी बड़ा रहे दूसरे साइड तक यानी विद्युत पहुंच जाता है, मतलब करंट पहुंच जाता है। वही यहाँ लिखे हैं कि धातु जो है ताप तथा विद्युत का सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु जो है ताप और विद्युत का कुचालक होते हैं। अधातु का अगर एक साइड से आप गर्म कीजिएगा दूसरी साइड गर्म नहीं होता है। अब देखिए लेकिन एक अपवाद है ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन फिर भी वह उसमें क्या होता है? चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। जैसे आप पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल में जो है जो आप जिसे लिखाता है पेंसिल में काला भाग जो होता है वह ग्रेफाइट, उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा।
ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए धातु और अधातु दोनों के बारे में हम बता चुके हैं। अब देखिए उपधातु, उपधातु ऐसा तत्व है जिसमें जो है धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है। उपधातु में क्या होता है, धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है। उपधातु के बारे में आपको ये याद रखना है, बोरॉन और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है एक उपधातु है। क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये क्वेश्चन आपसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपधातु है। तो ये क्वेश्चन अगर आप ये याद रखते हैं कि उपधातु जो होता है बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए वर्तमान में जो है 118 तत्व हैं। वर्तमान में अगर हम आगे पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा जानकारी। वर्तमान में जो खोजा गया है कुल मिलाकर 118 तत्व खोजा गया है, जिसमें से 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक और शेष तत्व जो है मानव निर्मित है। उसमें से 11 तत्व पीरियोडिक टेबल 118 तत्व जो है उसमें से 11 तत्व ऐसा है जो कि गैसीय अवस्था में रहता है। गैसीय अवस्था में जो भी तत्व रहता है वो मतलब समझ लीजिए आप वह अधातु है, तो गैसीय अवस्था में रहता है। जबकि 2 तत्व, जैसे हम आपको पारा के बारे में पहले बता चुके, पारा जो होता है वह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। और ब्रोमीन, देखिए पारा एक धातु है जबकि ब्रोमीन जो होता है एक अधातु है। और ये दोनों जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यानी ब्रोमीन जो होता है एक ऐसा, यहाँ लिख दिए, एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब देखिए गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम एक ऐसा तत्व है जो कि कमरे से अगर थोड़ा सा अधिक अगर तापमान देते हैं तो यह क्या होता है, द्रव अवस्था में हो जाता है। कमरे का ताप से अगर थोड़ा सा अधिक तापमान अगर मिल जाए तो यह क्या होता है, द्रव अवस्था में हो जाता है। अब जैसे कि कमरे का तापमान जो है हम पहले बता चुके हैं कि कमरे का तापमान जो लेता है कितना लेता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे अगर आप थोड़ा सा अधिक जैसे 40 डिग्री 42 डिग्री अगर करते हैं तो यह दोनों तत्व क्या होता है, गैलियम और सीजियम द्रव अवस्था में बन जाता है। वैसे भी कमरे का तापमान अगर गर्मी के मौसम में देखिएगा तो 45-44 डिग्री चला जाता है, तो लेकिन एवरेज जो होता है कमरे का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसा यौगिक के बारे में हम अगला क्लास में यानी अगला चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छा से। यौगिक ये तत्व कैसे लिखाता है, ये तत्व का सूत्र कैसे लिखाता है, इसका रासायनिक नाम कैसे ज्ञात करेंगे, यह सब हम आगे क्लास में बताएंगे। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसा तत्व है यानी ऐसा यौगिक है जो कि सड़े हुए अंडे जैसे गंध इसका आता है। कैसे गंध आता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, सड़े हुए अंडे जैसा गंध आता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा यौगिक का सड़े हुए अंडे जैसा गंध आता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्लास पढ़ाए हैं ये थोड़ा बहुत लिखा हुआ पहले था कि हमसे छुआ यानी पढ़ाए थे लेकिन आवाज़ नहीं आया तो दोबारा हमको क्लास लेना पड़ा। तो चलिए, अगर आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में। आप नोट्स इसका निश्चित रूप से बनाइएगा, जो हम पढ़ाए हैं तो आपको रिवाइज करने में, उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।